हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स में आज हम 55वां भाग पढ़ने वाले हैं और 55वें भाग का हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण। ये पेपर 6 का टॉपिक है। पेपर 6 जो कि निबंध का है, निबंध और प्रारूप लेखन का, उसमें हम निबंध से संबंधित ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये जो मैंने लिया है, मेरा जो निबंध का पैकेज है, मेरा जो पूरा मेंस का पैकेज है, उसमें पेपर 6 में आपको एक निबंध की बुकलेट मिलेगी। उस निबंध की बुकलेट में आपको जितना भी सिलेबस में निबंध दिया है टॉपिक, वो सभी मिलेंगे। साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे आपको करंट इश्यूज़ के निबंध कवर करवाए जाएंगे। मेंस के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो टोटल 40 बुकलेट मेंस की मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की रहेंगी और 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की रहेंगी। अगर आप सॉल्ड पेपर भी लेना चाहते हैं पुराने 5 सालों के, तो 8 बुकलेट उसकी मिलेंगी। इस प्रकार टोटल 48 बुकलेट हो जाती हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहाँ आपको आंसर राइटिंग कराई जाती है, आंसर्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो प्री के पैकेज में आपको 12 बुकलेट मिलती हैं। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक रहता है। साथ में एक करंट अफेयर की बुकलेट रहती है और एक प्रैक्टिस सेट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमंडलीकरण। मेरे जो नोट्स रहते हैं उनमें जितने भी निबंध हैं उनकी स्टार्टिंग मैंने कोई भी 2 लाइनों से ही की है, क्योंकि इससे हमारा जो निबंध होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। जो घर बनाओ तो एक पेड़ लगा देना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। चहचहाएंगे। जो घर बनाओ तो एक पेड़ लगा देना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। भूमंडलीकरण में हमने ये 2 लाइनों से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रस्तावना से। भूमंडलीकरण विश्व की एक ग्राम की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरे विश्व को एक ग्राम, पूरा विश्व को एक दूसरे से जोड़ना है। सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व और समस्त मानवता के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान है। मतलब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है कि जो पूरा विश्व है, विश्व के सभी मानव हैं, उनको आर्थिक सामाजिक दृष्टि से जोड़ा जाए, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से जोड़ा जाए। सब अपने अपने सांस्कृतिक विचार एक दूसरे को प्रदान करें, आर्थिक मदद एक दूसरे को प्रदान करें। तो ये सभी आदान प्रदान का जो सिलसिला है पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ, वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। यानी भूमंडलीकरण शब्द संस्कृति के आदान प्रदान, मतलब हमारी संस्कृति, हम अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका की संस्कृति के साथ उनके विचार हमारे विचार से आदान प्रदान हो रहा है। दूर दराज के लोगों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता, दूर देशों में बैठे हमारे लोगों से टच में हैं। जैसे कि आपने देखा है, सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। हमारे जो भारत के गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो जाते हैं, वहाँ के गवर्नर, राष्ट्रपति, पीएम हमारे यहाँ आते, तो इससे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यापारिक संबंधों को संदर्भित करता है। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपसी संबंधों से ही जो है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक स्थिति, सभी बढ़ती ही है। लेकिन प्रसिद्ध जो दार्शनिक हैं जो बौद्रिल्ला, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में अंतर बताते हैं। उनके अनुसार जो वैश्वीकरण है उसका ताल्लुक मानवाधिकार, स्वतंत्रता, संस्कृति और लोकतंत्र से है। वहीं भूमंडलीकरण जो है प्रौद्योगिकी, बाजार, पर्यटन और सूचना से ताल्लुक रखता है। यदि इन अर्थों में देखें तो भूमंडलीकरण का संबंध जो है विनिमय से है, जबकि वैश्वीकरण का संबंध विचारों से है। और कहा यह जाता है कि विनिमय का भूमंडलीकरण मूल्यों के वैश्वीकरण का अंत कर देगा। मतलब अगर हम केवल विपणन पे ही ध्यान देंगे तो हमारे विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो अंत कर देगा। इस विवेचना से वैश्वीकरण अच्छा व भूमंडलीकरण बुरा प्रतीत होता है। यहाँ ये बताया है कि वैश्वीकरण जो है वो संस्कृति का आदान प्रदान है, भूमंडलीकरण जो है वो आर्थिक गतिविधियों का आदान प्रदान है। पर ये दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनका जुड़ाव व्यापार, बाजार और समाज सबसे है। एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण अकेला नहीं आया, बल्कि यह उदारीकरण और निजीकरण जैसी आर्थिक संकल्पनाओं से भी कदमताल करता आया है। भूमंडलीकरण को उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है। भूमंडलीकरण को क्या माना जाता है? उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव माना जाता है। मानव सभ्यता का भविष्य या तो हरा होगा या होगा ही नहीं। भूमंडलीकरण का ये एक लाइन हमने फिर बीच में डाल दी है। भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या होता है? बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से भूमंडलीकरण अस्तित्व में आया है, ऐसी बात नहीं है। संचार के साधन से मतलब है हम एक देश से दूसरे देश अब आसानी से जा सकते हैं। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब यह समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, कि वे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा।
बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड-19, सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहे हैं। क्या वो चीन है तो चीन तक ही सीमित है, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन तक ही सीमित है। यहाँ के लोग एक दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से ये चीज़ें भी हमारे दूसरी जगहों पर आती हैं। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का और नहीं जोर नहीं मानती हैं। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। जैसे कि 1929 और 2008 की अमेरिकी महामंदियों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। 1929 और 2008 में पूरे विश्व में मंदी पड़ गई थी। एक जगह से मंदी आई, अमेरिका में मंदी आती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। रूस में मंदी आती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। यद्यपि संस्कृति और विकास का विमर्श हमेशा से चलता आया है, परंपरा आधुनिकता का संघर्ष हमेशा से होता आया है और इन्हीं सब के बीच मानवता अग्रसर रही है। लेकिन भूमंडलीकरण के युग में आज यह प्रश्न इस अर्थ में दिखाई देता है कि क्या विश्व की सांस्कृतिक समरूपता वैश्विक उत्थान का परिचायक है? क्या जो विश्व में सांस्कृतिक समरूपता हो रही है, सभी जगह समान रूप से देखा जा रहा है, उससे क्या विश्व उन्नति कर सकता है या मानवीय ह्रास का, या इससे मानव की हानि हो सकती है? विकास हेतु एक रूपता जरूरी है या विविधता? विकास के लिए सभी जगहों पे एक सी होना चाहिए चीज़ें कि अलग अलग होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन मार्क किया आपने। तथा भूमंडलीकरण द्वारा प्रायोजित सहमति का यह उद्योग विश्व कल्याण हेतु है या अमेरिकी कल्याण हेतु? हालांकि ये प्रश्न विशेष उत्तर की मांग करते हैं, तथापि यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक ही होते हैं। क्या है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक होते हैं, ये हमारा गलत मानना है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, जड़ मतलब स्थिर नहीं है, बल्कि यह चलायमान होती है। मौका मिलने पर यह चौतरफा संवाद करती है। संस्कृति जो है वो स्थिर नहीं है, जब उसको मौका मिलेगा तो एक व्यक्ति दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरा चौथी, वो उससे तीसरी जगह पे जाएगा, तो चारों तरफ अपना संवाद करती है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा भी बढ़ जाता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना कि हमारे भोजन की पसंद में एक नई चीज़ और आ गई है। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हथकरघा पर बुने खादी कुर्ते के साथ खूब चलती है। जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनने का चलन अमेरिकियों में भी आ रहा है, वो भी आजकल जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते हैं और अच्छा भी लगता है। और हम कुर्ते को निर्यात भी कर रहे हैं, क्योंकि जीन्स हमने वहाँ से लिया है तो हमारा कुर्ता हम यहाँ से वहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि कुर्ता और जीन्स का चलन चल रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, किंतु वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा होता है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैविन्नीकरण भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश बोलने वाली एक पीढ़ी है, भारत की हिंदी पट्टी में विकसित की हुई है, जो अन्यत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति के मेल जोल से उनकी ताकत का सवाल जो है गौण हो गया, गौण का मतलब होता है सेकेंडरी हो गया है, बल्कि हमें यह याद रखना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। अगर हम उनसे अपनी संस्कृति ले रहे हैं विदेशों से, तो विदेशी भी हमारे से हमारी संस्कृति ले रहे हैं। प्रकृति, अब हम एक दो लाइन लिख देंगे, प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, लालच को नहीं। ये लाइन हम यहाँ पे एक जोड़ देंगे। कुछ न कुछ वर्ड्स हुए, दो पंक्तियाँ हुई कविता की, ये बीच में जोड़ देना चाहिए, इससे निबंध अच्छा दिखने लगता है। भारत पर प्रभाव देखते हैं कि स्वतंत्र भारत को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। अगले 4 दशकों में अथक परिश्रम के बाद भी अर्थव्यवस्था का रूप बदला, लेकिन फिर भी 1991 में जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुएं आसानी से नहीं मिली थी। टेलीफोन बनवाने के लिए कई वर्षों की वेटिंग लिस्ट होती थी। स्कूटरों का भी यही हाल था। रसोई गैस आसानी से नहीं मिलती थी और कुछ ऐसा ही हाल दूध और डबल रोटी का भी था। विदेशी ब्रांड के कपड़े महानगरों में बहुत ही कम दुकानों पर मिलते रहे थे, तस्करी का बोलबाला था। ये सब परिणाम थे उन नियंत्रणों और लाइसेंस राज का जिनका पालन 1950-91 की अवधि में होता था। वर्ष 1991 में नियंत्रणों और लाइसेंसों की इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए। भारत ने आर्थिक नीति के एक नए युग में प्रवेश किया, जिसमें निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण के नामों से जाना जाता है। भूमंडलीकरण बाजार के तर्क और मुक्त व्यापार को ही प्रश्रय मतलब आश्रय देता है।
दरअसल भूमंडलीकरण के इस दौर में सिर्फ एक ही संस्कृति विकसित हो रही है और वह है बाजार की संस्कृति। व्यापार का पुराना नियम था मांग के अनुसार पूर्ति, जैसी मांग हो वैसी पूर्ति करो। लेकिन वैश्विक बाजारवाद ने एक नया नियम बदल दिया है। अब पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली अपना उत्पादन इस नज़रिए से करती है किस चीज़ को बनाकर अधिकतम मुनाफा बटोरा जा सके, कौन सी एक चीज़ हमको ज़्यादा मुनाफा देती है। फिर वह उद्योगपति अपने प्रोडक्ट की मांग पैदा करता है। उस मांग को बार बार ऐसा बताया जाता है कि जैसे उससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। हलवाई द्वारा बनाई गई परंपरागत मिठाइयाँ हमारी संस्कृति पर्व त्योहारों का अटूट हिस्सा रही है। लेकिन किंतु भूमंडलीकरण के इस दौर में अब पर्व त्योहारों पर मिठाइयाँ नहीं बल्कि कैडबरी की चॉकलेट लोग उपहार स्वरूप देते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। यह अनायास नहीं है बल्कि इसके पीछे प्रचार तंत्र का भारी बल समाहित होता है। जब जब दीपावली या कोई त्यौहार आता है, पर्व त्यौहार आता है, तो टीवी पर एकाएक नकली खोए वाली इतनी खबरें दिखाई जाती हैं कि लोग परंपरागत मिठाइयों को लेने की बजाय कैडबरी की चॉकलेट खरीदते हैं। पहले क्या हम लोग देखते थे, हमारा जो एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे घर पे रिश्तेदार आते थे, मिठाइयाँ लाते थे, बुआ लोग आती थी तो रिश्तेदार हमारे यहाँ मिठाई लाते थे। लेकिन अब क्या होता है, या तो एक सोन पापड़ी का डिब्बा होता है और या ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा हम हाई सोसाइटी में चले जाएँ तो कैडबरी का एक पैकेट होता है। और जो हम भी क्या करते हैं, मिठाइयाँ पसंद नहीं करते, डिब्बा बंद चॉकलेट ही हम खरीद करते। कैडबरी में भी लड्डू आ जाते हैं, कैडबरी के ही लड्डू आने लगते हैं, कैडबरी की अलग अलग लुभावने पैकेट में, चमकदार पैकेट में टॉफ़ी आने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के लोगों के पैसे को मारकर हम दूर देश में बनी किसी विदेशी कंपनी को मुनाफा दे रहे होते हैं। यानी हमारे पर्व त्योहार, पहनावा, खान पान, रहन सहन तक को बदलने में भूमंडलीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी चुनौतियां कारण क्या है? रोजगार के पर्याप्त अवसरों, उत्पत्ति में असफलता के कारण गरीबी घटने के आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 1990 के दशक से में मध्य में कुछ घटी थी, लेकिन फिर करीब करीब सभी देशों में यह बढ़नी प्रारंभ हो गई है। इसका कारण यह नहीं है कि संपूर्ण संसार गरीब होता रहा है, बल्कि कारण यह है कि विकास का जो लाभ है वो सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। उदारीकरण के समय की उपलब्धियों के होते हुए भी आगे संकटपूर्ण चुनौतियां खड़ी हैं। गरीबी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में कायम है। करीब 21.9% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। रोजगार की स्थिति भयंकर एवं गंभीर बनी हुई है। पिछले दशक में नौकरियों से काफ़ी छटनी हुई क्योंकि कंपनियों ने अपने आकार को या तो लघु बना दिया है या प्रतिस्पर्धा की कठोरता का सामना करने के लिए वे आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं। ये तब हो रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार देने में समर्थ नहीं है। पूर्ण रोजगार, संपूर्ण साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सभी नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार जैसी चुनौती भरे कार्यों को पूर्ण करना अभी शेष है। फिर हम लास्ट में कुछ लाइनें लिखेंगे। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह बढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा उस जगह बढ़ के सो। आर्थिक भूमंडलीकरण ने न राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों को जटिल बनाता है, बल्कि ये आर्थिक सत्ता के बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में केंद्रित होता है। आर्थिक सत्ता का यह केंद्रीकरण राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को भी समेट लेता है। इस प्रकार भूमंडलीकरण सामान्य नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को सीमित करता है। यह सामाजिक नीति पर भी प्रभाव डालता है तथा राज्य की भूमिका को कम करता है। विकासशील देशों की जनता कृषि, रुआव तथा पेटेंट अधिकारों जैसे सवालों पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से चिंतित है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का जो प्रभाव है वो परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। संपूर्ण विश्व के लिए भूमंडलीकरण की मंशा व्यापारिक उदारता, निजीकरण, सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है, जिसका शिकार भारत भी होता आया है। आज भारत वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने को आतुर तो है, लेकिन इसके पीछे भूमंडलीकरण की ताकत भी शामिल है। बेशक भारत के लिए भूमंडलीकरण पूर्णतः सकारात्मक नहीं रहा, फिर भी इसे सिरे से खारिज करना संभव नहीं। परंतु आज भूमंडलीकरण के सामने चुनौती है कि किस प्रकार नियमों तथा संस्थाओं को सशक्त बनाकर विश्व बाजार के लाभों को सुरक्षित किया जाए। इन संस्थाओं को रूपांतरित करते समय देश को मानवीय और सामुदायिक संसाधनों के पर्याप्त गुंजाइश छोड़नी होगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भूमंडलीकरण जनता के लिए हो, क्योंकि भूमंडलीकरण से उत्पन्न खतरे और चुनौतियों के बावजूद कोई भी देश भूमंडलीकरण के अभियान को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा ये भूमंडलीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। इसी प्रकार के और टॉपिक के लिए और हमारे मेंस क्रैश कोर्स से जुड़ने के लिए, निबंध से जुड़ने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।